सुन, वो आदमी और औरत दोनों उन दोनों की तरफ देखते हैं। वही माही की आंखें जाकर जैसे ही उस औरत और आदमी से मिली, एक अजीब डर की लहर उसके अंदर दौड़ गई। उस आदमी और औरत की आंखें अहाना से होकर माही पर रुक गई। वही माही जिसकी आंखों में एक अजीब खौफ नजर आ रहा था, वो उस औरत को देख रही थी जो उम्र में लगभग 59 साल की लग रही थी। चेहरे की रौनक एक घमंड और दहशत से भरे खूबसूरत चेहरे का नजारा दे रहे थे। इस उम्र में वो तेजी उस औरत के चेहरे पर कायम थी। उनके रहन सहन से ही ये बताया जा सकता था कि वो इस घर, इस खानदान की सबसे बड़ी सदस्य है। और था भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि ये थी देवयानी चौहान, इस खानदान की बड़ी बहू जिनके आदेश के बिना एक पता तक नहीं हिलता। देवयानी चौहान अपने सामने खड़ी दो लड़कियों को देख रही थी, जो एक उनके घर और उनके पसंद की बहू अहाना सिघाल खड़ी थी। पर अब ये तेज आंखें अहाना से होकर बस एक चेहरे को गहराई से देख रहे थे, जो थी माही। तभी अहाना माही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ आगे लाकर खड़ी हुई और देवयानी जी से बोली, बड़ी माँ, ये मेरी बहन माही है। देवयानी जी, जिनकी नज़रें अभी माही पर थी, वो अहाना की बात पर थोड़ा चौंकते हुए बोली, बहन। माही, जो अभी चुप थी, वो नज़रें झुका लेती है। देवयानी जी की तेज नज़रों की तपिश उसकी पलकें झुका देती है। तभी वहां बैठा वो आदमी बोला, पहले कभी इस लड़की को नहीं देखा। ये सुन माही धीरे से नज़रें उठाए उस आदमी को देखी, जो उम्र में 55 साल के, एक फिट और हटी कटी पर्सनैलिटी लिए वो एक बिजनेस सूट में बैठे थे, जिनका नाम अरविंद चौहान था, जो अहाना के ससुर और इस घर के छोटे बेटे थे और रिश्ते में देवयानी जी के देवर थे। अहाना अरविंद जी की बात पर माही को देख उनसे बोली, वो मिस्टर चौहान, माही इतने साल अब्रॉड में ही रही है और आज ही अब्रॉड से वापस लौटी है। वही देवयानी जी की आंखें अभी माही पर थी, जिसे देखते हुए ही वो बोली, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। इस पर अहाना थोड़ा रुक कर बोली, वो बड़ी माँ, मैं माही को कुछ दिन अपने साथ यहाँ चौहान पैलेस में रखना चाहती हूँ। अहाना की बात पर अरविंद और देवयानी जी उसे देखने लगी और कुछ पल के खामोशी को तोड़कर अरविंद जी अहाना से बोले, हाँ क्यों नहीं, वो रह सकती है यहाँ। क्यों भाभी। ये सुन देवयानी जी माही को एक नज़र देख कुछ पलों तक रुक, फिर बोली, हाँ जरूर, आए मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी भी होंगी। अहाना उनकी बात सुन मुस्करा दी और वो मन ही मन बोली, हाँ खातिरदारी तो होंगी, वो भी मेरे अंदाज में बहुत अच्छे से होंगी। ये कहते हुए वो माही को देख मुस्करा देती है और इस वक्त उसके माइंड में कुछ तो चल रहा था जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। तभी अरविंद जी अपनी जगह से उठे और देवयानी जी से बोले, भाभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और आज की डील हमारे ही कंपनी के नाम होंगी। ये कहते हुए वो मुस्करा दिए, जिस पर देवयानी जी हल्की तिरछी मुस्कान लिए बोली, बेशक, ये भी कोई कहने की बात हुई, डील हमें ही मिलेगी। अरविंद जी उनकी बात पर हाँ में सर हिलाए वहां से चले गए। वही देवयानी जी अभी चुप खड़ी माही को देख अहाना से बोली, मेरे कमरे में आओ अहाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहते हुए वो माही से नजरें हटाए अहाना को देख वहां से चली गई और अहाना माही को इतने वक्त से चुप खड़े देख बोली, माही तुम इतनी चुप और घबराई हुई क्यों लग रही हो, सब ठीक है ना। माही, जिसके चेहरे पर डर की लकीरें खींच आई थी, वो अहाना को देख धीरे से ना में सर हिला देती है। तो अहाना उसे कमरा दिखाने अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ देवयानी जी अपने कमरे में आई, जो एक बहुत विशाल और शाही कमरे जैसा लग रहा था। उस कमरे में कदम रखते ही उनकी नज़रें उस कमरे में बने एक बड़े साइड वॉल पेंटिंग तस्वीर पर गई, जिनमें दो औरतें और दो आदमी थे। उस तस्वीर में मौजूद वो दोनों औरत, जिनमें से एक वो खुद थी और दूसरी जो उनकी देवरानी अवंतिका चौहान थी, जो अरविंद जी के साथ खड़ी थी। और तस्वीर में देवयानी जी एक आदमी के साथ खड़ी थी, जो उनके पति विक्रांत चौहान थे। उस तस्वीर में चारों को देख उनकी आंखों में बहुत से जज्बात उमड़ आए, जिन्हें बता पाना बेहद मुश्किल था। देवयानी जी तस्वीर में अपनी देवरानी अवंतिका चौहान को देख बोली, तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने तुम्हारी जगह किसी को नहीं लेने दी अवंतिका, तुम और तुम्हारी जगह हमेशा इस घर में कायम रहेगी। ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई, जो बहुत कुछ बयां कर रही थी। यहाँ अहाना माही को एक कमरे में लाती है जो बेहद सुंदर था। अहाना खुद इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रही थी, जिस वजह से उसे यहाँ के कुछ कमरे पता भी नहीं थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही अहाना सिघाल मेंशन आ गई थी और अब उसके शादी को 1 महीने के करीब होने आ रहे थे, जहां शादी के नाम पर सिर्फ एक मंगलसूत्र उसके गले में था, जो उस इंसान के नाम का था जिसे उसने आज तक देखा भी नहीं। अमर्त्य, जो उसका पति कहलता था। अहाना ने आज तक उसे सामने तो क्या तस्वीर में भी नहीं देखा था, क्योंकि अमर्त्य ऐसा शख्स था जिसे खुद को तस्वीर में उतारना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज तक कोई उसकी तस्वीर नहीं खींच पाया और ना किसी ने उसे देखा है। जिसे भी उसकी एक झलक देखी है, वो सिर्फ उसे किस्मत से नसीब हुआ है, वरना अमर्त्य खुद को किसी को देखने की इजाज़त तक नहीं देता। अहाना खुद को इतने मशहूर इंसान की बीवी समझती है, जो बेशक है भी, लेकिन उसके काम और नाम से लोगों ने आज तक उसे जाना है। उसे आज तक किसी ने देखा नहीं। और अमर्त्य की एक ऐसी भी शख्सियत थी जिससे हर कोई अनजान था और शायद जिसे देखने के बाद इंसान अपनी आंखों से दुनिया देखने के काबिल नहीं रह पाता था। खैर, अहाना तो बस बेसब्री से अमर्त्य को देखने के लिए उत्सुक थी, पर फिलहाल उसके खुराफाती दिमाग में कुछ अलग चल रहा था, जो शायद मासूम माही के लिए बहुत बुरा साबित होने वाला था। माही उस कमरे में एक नज़र दौड़ाती है। अब उस कमरे को देखकर भी उसका मन बिल्कुल बेचैन था। माही खुद समझ नहीं पा रही थी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
तभी अहाना की आवाज़ उसके कान में पड़ी, अब तुम आराम करो माही, मैं मेड से कहकर तुम्हारा सामाना ऊपर कमरे में भिजवाती हूँ। ये सुन माही उसे देखने लगी और आगे बढ़कर अहाना से बोली, दी मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहते हुए माही की आवाज़ में कुछ घबराहट नजर आ रही थी, जिसे देख अहाना उसके शोल्डर्स पर हाथ रख बोली, मैं हूं ना यहाँ, तो कैसा डर। तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो मेरे साथ, अब चलो आराम करो, डिनर पर मिलते हैं। ये कहते हुए वो उसे देख स्माइल कर दी। वही माही उसकी दिलासा भरी बातें सुन हल्का सा मुस्करा दी और हमें सर हिलाई, जिसके बाद ही अहाना वहां से चली गई और माही फिर एक नज़र उस कमरे में डालते हुए जाकर बेड पर बैठ गई। यहाँ अहाना के कदम माही के कमरे से दूर जाते हुए चेहरे पर शैतानी भाव ले लिए। वो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए धीरे से बोली, ओह मेरी मासूम बहना, तुम्हें सताने में बहुत मज़ा आएगा, बस रात थोड़ी गहरी होने दो, तुम्हारी धकड़ने भी डर से तेज हो जाएंगी। ये कहते हुए अहाना की आंखों में चमक आ गई और उसके कदम देवयानी जी के कमरे के बाहर आकर रुके। वो डोर पर नोक करती है। तभी एक सख्त आवाज़ आई, अंदर आओ। अंदर से आई इस आवाज़ को सुन अहाना ने अपना थूक निगल लिया और धीरे से कमरे के अंदर बढ़ गई। अहाना की नज़रें जाकर देवयानी जी पर रुकी, जो सामने हेड चेयर पर बैठी थी। उन्हें देख अहाना ने बेहद शराफत से नज़रें झुकाए और आदर से बोली, जी बड़ी माँ बोले, क्या बात करनी थी आपको। अहाना का इतना कहना था कि देवयानी जी बोली, इतने दिन मायके रहकर ये तो नहीं भूल गई कि तुम इस घर की बहू हो अहाना। ये कहते हुए उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया और एकटक उसे देखती रही। वही उनकी बात सुन अहाना जल्दी से ना में सर हिलाए उन्हें देख बोली, नहीं बड़ी माँ, आखिर इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। इस पर देवयानी जी बोली, तो ये भी जानती होंगी कि तुम चौहान खानदान के एक लौते बेटे अमर्त्य की पत्नी हो। उनकी बात पर अहाना कुछ पल रुकी और हिम्मत कर बोली, मुझे सब याद है बड़ी माँ, लेकिन भला मैं ये कैसे समझ लूँ कि मैं उनकी बीवी हूँ, क्योंकि जिस तरह ये शादी हुई है ना मैंने कभी उन्हें देखा है और ना उन्होंने मुझे, यहाँ तक कि आज तक मुझे उनकी कोई तस्वीर भी देखने को नहीं मिली। अहाना की बात पर देवयानी जी कुछ पल उसे देखती रही और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई उसके सामने आकर बोली, ये शादी जरूर नॉर्मल नहीं है, पर रिश्ता तो तुम्हारा पति पत्नी का है और एक पत्नी अच्छे से जानती है अपने पति को कैसे अपने करीब लाए, तो अब से तुम्हारा सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, अमर्त्य के करीब रहना। ये सुन अहाना तपाक से बोल पड़ी, लेकिन बड़ी माँ वो तो शादी के दिन से गायब है, तो मैं उनके करीब कैसे रहूंगी। इस पर देवयानी जी दूसरी तरफ देखते हुए बोली, अमर्त्य एक बिजनेस टाइकून है, उसका काम देश विदेश तक फैला है और अक्सर काम के सिलसिले में उसे बाहर रहना पड़ता है, इसलिए वो यहाँ नहीं है। जब वो आएगा तो तुम्हें अपना पत्नी होने का फर्ज निभाना है। ये सुन रही अहाना अपने मन में बोली, मैंने तो बस सुना था कि ये इंसान बहुत डेंजर है, किसी को अपने पास तक आने नहीं देता, तो मुझे कहाँ से आने देगा। वो खुद से ही मन बड़बड़ाए जा रही थी। वही देवयानी जी उसे चुप देख बोली, अब जाओ और डिनर कर लो। अहाना उनकी आवाज़ में अपने सोच से बाहर आई और हाँ में सर हिलाए वहां से जाने को हुई, जब उसके कान में देवयानी जी की आवाज़ पड़ी, अपनी बहन को भी अच्छे से डिनर करवा देना। ये सुनते ही अहाना के कदम अपनी जगह रुक गए। वो उन्हें देख बस हाँ में सर हिला दी। वही देवयानी जी अभी दूसरी तरफ नजरें किए खड़ी थी। अहाना वहां से चली जाती है, उसके जाते ही देवयानी जी कुछ पल वैसे ही खड़ी हुई खुद से बोली, ये चेहरा बेहद जाना सा लग रहा है, ना जाने क्यों उसे देखकर मेरा तन बदन जल उठ रहा है। ये कहते हुए उनकी आंखें एकदम से सर्द पड़ गई और जहन में बस माही का चेहरा घूम गया। यहाँ अहाना अपने कमरे में आई, जो शादी के बाद उसे रहने के लिए दिया गया था, जो अमर्त्य का कमरा बिल्कुल नहीं था। अहाना कमरे में आकर यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगी। देवयानी जी के बातें अभी उसके जहन में घूम रही थी। अहाना घूमते हुए एकदम से रुकी और बोली, आखिर मैं उस इंसान को इमेजिन भी करूँ तो कैसे करूँ, एक झलक भी तो नहीं देखी उसकी। ये कहते हुए वो आंखें बंद कर गई और अमर्त्य के बारे में सोचते हुए उसे इमेजिन करने लगी। वो अरविंद जी के चेहरे को उसके चेहरे से जोड़ते हुए इमेजिन करने लगी और उसके अक्स को सोचते हुए अहाना को एक चेहरा नजर आया, जिसे देखने भर से अहाना की आंखें तेजी से खुल गई और सांसें इस कदर तेज हो गई मानो दिल अभी उछलकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसके जहन में तैयार हुआ वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि मानिक का था। अहाना अपने सोच को मिटाने लगी, आखिर वो उसे कैसे इमेजिन कर सकती है। अहाना अपने डर से भर उठे चेहरे को हाथों से गालों पर जोर से टेप करते हुए लड़खड़ा कर बोली, नो नंबर, मैं उसके बारे में कैसे सोच सकती हूँ, वो चेहरा जिससे मैं सपने में भी देख नहीं सकती, वो मेरी इमेजिनेशन नहीं बन सकता। ये कहते हुए वो आकर बेड पर सीधा लेट गई और अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ आंखें कसकर मींच गई। कुछ वक्त तक एक पोजीशन में लेटे रहने के बाद वो अपनी आंखें धीरे से खोली और टाइम देखने लगी और घड़ी में हो रहे वक्त को देख अहाना फिर शैतानियत से मुस्करा दी। कुछ वक्त बाद माही अपने कमरे में आई। उसने अहाना के साथ डिनर कर लिया था और अब वो कमरे में सोने के लिए बेड पर जा रही थी और तभी उसके कदम ठिठक गए जब पूरे कमरे की रोशनी एकदम से गायब हो गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। कमरे में रोशनी का एक तिनका भी नजर नहीं आने लगा और ऊपर से माही ने कमरा अंदर से लॉक कर लिया था, जहां अब वो उस भयानक अंधेरे में फंस चुकी थी। माही की आंखें डर से एकदम भर उठी और उसकी कांपती जुबान से निकला, ये इतना अंधेरा कैसे, सभी लाइट्स क्यों ऑफ हो गई। कहते हुए माही धीरे से कदम आगे बढ़ाने लगी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
अब माही को डर लगने लगा। उस चिर देने वाले सन्नाटे और भयानक अंधेरे को देख वो तेज आवाज में बोली, दी अहाना दी, प्लीज कोई तो है, मेरी हेल्प करो, ये लाइट्स ऑफ हो गई है। ये कहते हुए माही का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उभर आए। वो हेल्प के लिए आवाज देने लगी, पर उस बड़े से पैलेस में उस रात के समय उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय अहाना के, जो डोर के बाहर वॉल से लग खड़ी अंदर से माही की आवाजें सुन रही थी, जो मदद के लिए उसे पुकार रही थी। अहाना को उसकी डर से भरी आवाजें बहुत मजा दे रही थी। अहाना बचपन से माही के लिए एक बात नोटिस की थी कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है, और ना जाने कितनी ही बार उसने माही को ऐसे अंधेरे में बंद किया था जिसके बारे में माही आज तक ना जान पाए, और आज फिर वही हरकतें अहाना दोहरा रही थी। ना जाने क्यों पर माही को डराने में अहाना के मन को बड़ी शांति मिलती थी, और उसे यहाँ लाने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। अहाना उसकी तेज चीखें सुन मुस्कारे धीरे से बोली, चीखो चीखो छोटी बहना, तुम्हारी ये आवाज़ें दिल को बड़ा सुकून देती है। ये कहते हुए वो कुछ पल रुकी और वहां से जाने लगी। यहाँ कमरे में माही की हालत अब खराब होने लगी, उसकी सांसें तेज फूलने लगी। खुद को उस अंधेरे से बचाने के लिए उसने मुश्किल से गिरते पड़ते कदम डोर की तरफ लाए, और डोर तेज नोक करते हुए वो उसे झटके से खोलकर बाहर आ गई। डोर खुलते ही माही एक राहत की सांस ली, पर तभी उसकी सांसें फिर अटक गई जब उसने पैलेस के उस रात के अंधेरे को देखा। पैलेस में भी रोशनी का एक कतरा नहीं था, और ये देख माही जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। उसे कैसे भी करके अहाना के पास जाना था। वो उस बड़े पैलेस में अहाना का कमरा ढूंढने लगी, और एक उम्मीद से उसने एक कमरे में कदम रखा। बेहद तेज सांसें लिए डर से भरे चेहरे के साथ वो तेज अंदर आई, पर उस कमरे में भी फैले अंधेरे को देख उसकी आंखें फैल गई और एक अजीब से डर के साथ उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। माही पीछे कदम लेते हुए उस कमरे के एक वॉल से जा लगी और तेज डर से आंखें बंद हो गई, लेकिन तभी एक खौफ से उसकी आंखें झटके से खुली जब उसने कमरे के अंदर किसी को महसूस किया, और यह एहसास अहाना के होने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी परछाई खड़ी थी जो उस रात के अंधेरे में भी छुप नहीं रही थी। और ये देख माही का तन बदन कांप उठा, वो अपनी जगह से हिलना भूल गई और अब सांसें मानो गले में अटक गई। सो गाइस, जैसे मैंने कहा था चैप्टर द दिया ऐप भी कमेंट कर मी कंजूसी मत करना, और हाँ अहाना का कैरेक्टर थोड़ा अलग है, वो आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा। माही पीछे कदम लेते हुए उस कमरे के एक वॉल से जा लगी और तेज डर से आंखें बंद हो गई, लेकिन तभी एक खौफ से उसकी आंखें झटके से खुली जब उसने कमरे के अंदर किसी को महसूस किया, और यह एहसास अहाना के होने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी परछाई खड़ी थी जो उस रात के अंधेरे में भी छुप नहीं रही थी। और ये देख माही का तन बदन कांप उठा, वो अपनी जगह से हिलना भूल गई और अब सांसें मानो गले में अटक गई। माही अपनी जगह स्तब्ध रह गई, और उसी पल वो परछाई धीरे धीरे माही को अपने करीब आते हुए दिखी, जिसे देख माही का शरीर थरथरा उठा। उसी पल वो परछाई एकदम से माही के करीब आ खड़ी हुई। कमरे में फैले हुए उस घने अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर अब माही अपने करीब किसी को महसूस कर पा रही थी। तभी माही को अचानक से किसी का टच अपने कमर पर फील हुआ, और ऐसा होते ही वो एकदम से सिन्हर गई, पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई और आंखें फैल गई। तभी उसी पल वो सामने खड़ा शख्स, जो खुद भी अपने सामने माही को महसूस कर पा रहा था, वो उसी तरह उस पर पूरी तरह झुक जाता है। उसके हाथ धीरे से माही के कमर पर फिसलते हुए उसे जकड़ लेते हैं। जिस पल माही तेज चीखने को होती, पर उस शख्स के बिल्कुल करीबी से उसकी आवाज़ अंदर तक घुटती रह जाती है। माही उसके हाथ कमर पर और सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसी पल एक आवाज़ उसके कान में गुंजी जो बेहद दाग थी, कौन हो तुम? इस आवाज़ को सुनकर मानो माही का तन बदन कांप उठा। ये आवाज़ कुछ अलग थी, जानी पहचानी सी, और तभी फिर एक दफ़ा ये आवाज़ माही के कान में गुंजी, बोलो कौन हो तुम और मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये सुन माही कुछ कहने को हुई, पर उसकी जुबान कांपने लगी, और जिस वजह से वो कुछ बोल ना सकी, वो शख्स माही के कमर पर और प्रेशर से दबाए बोला, आई सेड आंसर माई क्वेश्चन, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कमर को ऐसे दबाने से माही की एक आह निकल गई और उसे खुद से दूर करने लगी। वो शख्स उस अंधेरे में बस माही के छोटे शरीर को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए देख रहा था। माही के डर से पसीने छूटने लगे, वो उस शख्स को हिला तक ना पाए और ना उसने माही को छोड़ा। वो और बुरी तरह माही को दीवार से चिपका दिया। माही तपड़ते रह गई। वो अब तेज से उठी, उसे बहुत डर लग रहा था। डर के मारे आंखों से आंसू बह उठे, पर जुबान मानो सील गई थी। एक खौफ से उसका मुंह बंद पड़ गया था। वो शख्स भी कुछ नशे में लग रहा था, क्योंकि अब उसने माही पर बैंड होते हुए अपना वेट उस पर डाल रखा था। माही इस पहाड़ जैसे वजन को झेल ना सकी, वो सुबकने लगी और अपने हाथ पैर चलाने लगी। वो शख्स जिस पर नशा थोड़ा हावी था, वो माही के उन दूर करते हुए हाथों को पकड़ दीवार से लगा देता है और खुद उसके होठों पर झुक जाता, और अब तो मानो जैसे माही का खून सूख गया हो। वो हिलने की हालत में भी ना बची। वो पूरी तरह दीवार और उस शख्स के बीच कैद होकर उसका माइंड पल भर के लिए ब्लैंक पड़ चुका था। और तभी माही उस शख्स के होंठ अपने होठों से मिलते हुए महसूस की, और ये होते ही माही का पूरा शरीर झंझना गया। एक कर्सी उसके अंदर दौड़ गई। वो शख्स अंधेरे में उस नर्म मुलायम चीज़ को फील कर एकदम से पागल हो गया, और उसकी पकड़ माही पर कसते हुए होंठ तेजी से उसके होठों को चूमने लगे।
कुछ पलों तक माही कुछ सोच समझ ना पाई, पर उसने जब होश में आकर खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करना चाहा, उस शख्स ने उसे बुरी तरह दबोच लिया। वो अब चाहकर भी एक शब्द तक ना बोल पाई। वही उस शख्स के होंठ बुरी तरह माही के होठों से उलझे पड़े थे। वो बस उन्हें चूमकर उनका पूरा रस निचोड़ लेना चाहता था। माही उस शख्स के बेरहमियत से पूरी तरह शौक रह गई। उसकी सांसें फूलने लगी। वो शख्स फिर भी उसे छोड़ने के इरादे में बिल्कुल नहीं था। माही कोशिश करती रह गई। जिस पल वो शख्स उसे किस करते हुए ही वहां से पुशकर एक तरफ लाया, उसका लोहे जैसा जिस्म माही के नाजुक से शरीर से चिपका हुआ था। उसने माही को खुद से रिहा नहीं किया और वही किसी सोफे पर उसे पुश करते हुए सुला दिया। इस बीच उसके होंठ बिल्कुल माही से दूर ना हुए। माही की हालत तो जैसे खस्ता होने लगी। वो समझ तक ना सकी आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। उस शख्स ने माही को सुलाकर खुद उसके ऊपर आ गया। दोनों अभी एक दूसरे को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे, लेकिन पूरी तरह महसूस कर रहे थे। माही उस शख्स की हरकत से पूरी तरह डर से भर उठी। उसकी आंखों से अब तक बेतहाशा आंसू बहने लगे, जो उसके गालों को भीगा करते हुए उस शख्स को भी ये एहसास दिला गए। पर वो शख्स मानो अपनी ही धुंध में था। उसे माही के होठों के स्पर्श के अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा था। माही उसके नीचे लेटी किसी मछली की तरह तड़प उठी। वो छूटने लगी। वही वो शख्स उसे गिरफ्त में भरकर बस चूमने लगा। और कुछ पल बाद वो शख्स एकदम से रुका और दोनों बुरी तरह सांसें भरने लगे। माही की सिसकियां गूंज गई और वो शख्स अपना सर माही के गले में डाल वहां बेहद नशीली आवाज में धीरे से बोला, तुम बहुत स्वादिष्ट हो, आई वॉन्ट टू ईट यू बैडली। ये सुन माही का दिल धक्कर रह गया और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। माही को अब समझने में देरी नहीं लगी कि वो शख्स नशे में है। उसके मुंह से आती शराब की बू अब माही के सांसों में घुल गई थी। माही उसी पल उस शख्स को खुद से दूर हटाना चाही। वो अब पूरी तरह माही पर लेट गया था। माही के छोटे छोटे हाथ उस शख्स के पीठ पर मारने लगे और मुंह से कुछ शब्द निकले जो बेहद डर से भरे हुए थे। प्लीज़ दूर हटिए, कौन है आप, जाने दीजिए मुझे। और बस इतना सुनते ही उस शख्स की भारी पलकें एकदम से खुल गई। ये आवाज़ भी उसके लिए कुछ जानी पहचानी सी थी। वो उसके गले से मुंह निकालते हुए अपने चेहरे को उसके चेहरे के बेहद करीब लेकर गया। माही अभी छटपटा रही थी कि तभी वो शख्स बोला, नाम क्या है तुम्हारा। दोनों अभी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। माही उस शख्स की बातों पर कोई जवाब ना दिए बस सिसक उठी। वो शख्स उसका कोई जवाब ना पाकर अपने होंठ उसके कान के पास ले जाते हुए सर्द आवाज में बोला, चुप रहकर तुम अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर रही हो, और अब अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। इतना कहते ही उसने अपने दांतों तले उसके एलॉब को काट लिया और उसी पल दर्द से माही की चीख निकल गई। आह! माही की इस चीख को सुनकर उस शख्स के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और वो माही के बदन को सूंघने लगा। उसने माही को गले से होते हुए नीचे तक स्निफ करने लगा। माही उस शख्स के गर्म सांसों को अपने बॉडी पर फिसलते हुए महसूस करने लगी और उस शख्स के हाथ जो माही के इर्द गिर्द थे वो उन्हें माही को शोल्डर और कमर से पकड़ने को आगे बढ़ा दिया, पर वो उसे अब पूरी तरह गिरफ्त में ले पता उसी पल माही बड़े चालाकी से उसको खुद से दूर पुश कर दी। वो शख्स थोड़े नशे में होने की वजह से संभल ना पाया और माही पर उसकी पकड़ छूट गई और उसी पल माही हिम्मत कर बड़ी फुर्ती से उठ खड़ी हुई और बिना एक पल गवाए उस काले अंधेरे में भी दौड़ ढूंढने लगी। इस बीच उसके हाथ पैर बोहरा जगह लग गए और उसे चोट तक आ गई, पर इन सब की परवाह न किए माही बस खुद को बचाने के लिए भाग पड़ी। वही वो शख्स सोफे पर लीन होकर बैठ गया। उसकी वो तेज काली आंखें जो इस वक्त बहुत भारी हो गई थी, वो माही को भागते हुए देखने लगा। वो उसे कुछ खास दिखाई तो नहीं दे रही थी, पर उसकी कोशिश करते हुए वो सुबकती आवाज़ अभी उस शख्स के कान में गूंज रही थी। वही माही पीछे पलटकर देखते हुए बस डोर खोलने लगी। शरीर डर और पसीने से भर गया था। आंसू गालों पर बह रहे थे और सुबकते हुए जल्दी से उस डोर को खोल दी और एक पल भी ना गवाए वहां से बाहर निकल गई। वही वो शख्स बस बैठा रहा और डोर खुलने की आवाज़ उसके भी कान में पड़ी। वो जान गया कि जो कोई भी उसके कमरे में आई थी वो यहाँ से भाग गई। उस शख्स ने धीरे से बड़बड़ाए खुद से कहा, तुम जो कोई भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे कमरे में आने की हिम्मत की है तुमने, आई विल कैच यू। ये कहते हुए उसके होठों पर डेंजर स्माइल तैर गई और वो माही के उन होठों का स्पर्श महसूस करते हुए अपने ही होठों को जोर से लीक कर गया और उसका वो नशे से भारी बदन वही सोफे पर लीन हो गया। यहाँ दूसरी तरह माही बिना रुके बस उस पैलेस में तेज कदमों से भाग रही थी। वो सिसकते हुए अपने आंसू पोंछ बस दौड़ रही थी। कदम बिना रुके बस आगे बढ़ रहे थे। वो खुद को बचाना चाहती थी उस शख्स से, लेकिन इस बात का अंदाजा उसे अभी नहीं था कि वो भागते हुए कितनी दूर और कहाँ आ गई। रात के उस वीरान पैलेस में उसकी वो तेज सिसकियां गूंज गई और एक तरफ आकर उसके पैर अचानक से डगमगा गए। वो नीचे गिर पड़ी और एक चीख उस दिशा में गूंज गई जो माही की थी। वो दर्द से तड़पर नीचे गिर पड़ी। घुटनों को पकड़ वो रो पड़ी, पर शायद उस बड़े पैलेस में इस वक्त उसकी चीखें और आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। दूर दूर तक फैला वो सन्नाटा और अंधेरा, जिस बीच वो माही की घुटती हुई रोने की आवाज़। माही अपनी आंसू से भरी नजरें हर तरफ दौड़ाए और वही फ्लो पर पड़े ही वो खुद में सिमटे फफकर रो पड़ी, बस यही सोचकर कि पल भर में उसके साथ क्या हो गया। अचानक से जहन में वो रात कौंध गया जिसकी कल्पना भी करते हुए माही का दिल और दिमाग सरसरा उठा। माही सूखकर रोते हुए बोली, कौन थे वो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। कहते हुए माही की जुबान कांप गई और बेतहाशा रोना छूट गया।
उस और हल्की पीली रोशनी थी और बस उस हल्के पीली रोशनी में माही बेजान सी फ्लो पर पड़ी थी। कुछ पलों बाद माही ने खुद को संभाला और उठ खड़ी हुई। वो अपने आंसू साफ करते हुए यहाँ वहाँ देखी और सिसकर बोली, माँ मुझे दी के पास जाना है, मैं उन्हें सब बता दूंगी। ये कहते ही माही वहाँ से फिर तेज कदमों से जाने लगी। माही अहाना के कमरे को ढूंढने लगी। वो भरी आवाज में बोली, कहाँ होगा दी का कमरा, मुझे उनके पास जाना है। ये कहते हुए वो सिर्फ आगे बढ़ रही थी और एक जगह आकर वो रुकी जब उसे अपने पीछे कोई खड़े हुए महसूस हुआ। इस बार माही का शरीर बुरी तरह डर से भर उठा। वो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। कहते हुए वो सिर्फ आगे बढ़ रही थी और एक जगह आकर वो रुकी जब उसे अपने पीछे कोई खड़े हुए महसूस हुआ। इस बार माही का शरीर बुरी तरह डर से भर उठा। वो पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। तभी पीछे से कोई उसके शोल्डर पर हाथ रख बोला, माही। इस आवाज़ से माही तेजी से पीछे पलटी और सामने खड़े इंसान को देख वो सीधे उसके गले से जा लगी। माही उस इंसान के गले से लगकर रो पड़ी। वही वो इंसान जो कोई और नहीं अहाना थी। वो माही के इस तरह रोने से थोड़ी शॉक रह गई। उसने सोचा नहीं था माही इस कदर उसके हरकत से रो पड़ेगी, पर यहाँ बात तो कुछ और थी जिसका अंदाजा अब अहाना को नहीं था। अहाना उसकी पीठ पर हाथ रख थोड़े फिक्र भरे लहजे में बोली, क्या हुआ माही, तुम इतना रो क्यों रही हो। माही से कुछ बोला ना गया। वो बस अहाना के गले पर रोने लगी तो अहाना उसे खुद से अलग करते हुए उसके आंसू से भरे चेहरे को देख फिक्र जताए बोली, बोलो माही क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या। माही बुरी तरह सिसक कर रोते हुए बोली, वो कमरे में। वो इतना ही बोल पाए और फिर रोने लगी। वही उसकी आधी अधूरी बात पर अहाना को अपनी की हुई हरकत याद आई। उसे लगा माही शायद अंधेरे से डर चुकी है, इसलिए वो खुद से उसे शांत करने लगी और उसे अपने साथ अपने कमरे में लेकर जाने लगी। अहाना माही को अपने रूम में लाकर बेड पर बिठाए उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दी। माही अभी बुरी तरह सिसक रही थी। वो कांपते हाथों से वो ग्लास होठों से लगाए पानी पी गई। अहाना उसकी हालत पर अपने मन में खुद से बोली, ओह गॉड, इसने तो रो रोकर अपनी हालत खराब कर ली। मुझे नहीं पता था मेरी हरकत इसे इतना डरा देगी। ये मन में कहते हुए अहाना माही के पास बैठ उसकी पीठ सहलाने लगी। वही माही अभी सुबकते हुए उसे देख रही थी। कुछ वक्त पहले उसके साथ हुआ वो हादसा माही के जहन में छप गया था। वो अहाना को बताना चाहती थी, चीख चीख कर बताना चाहती थी, पर ना जाने क्यों उसकी जुबान वो सब बताने में कतरा रही थी। क्या कहती वो ये कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती की जिसे वो देख तक ना पाए। आखिर कौन होगा वो शख्स जो पैलेस में ही रहता है और उसने माही के साथ इतना बुरा किया। वही अहाना भी इसी बात से चुप थी कि माही के हालत की जिम्मेदार वो खुद है। माही उसी पल कुछ कहने को हुई जब अहाना ने उससे कहा, तुम डर गई हो ना माही, कोई बात नहीं, तुम आज मेरे साथ यही कमरे में सो जाओ। अहाना की बात पर माही के शब्द मुंह में रह गए। वो बस अहाना को देखती रही और एकदम से बोली, दी इस पैलेस में कौन कौन रहता है। माही के इस सवाल से अहाना कुछ पलों तक उसे देखी और बोली, अभी फ़िलहाल तो सिर्फ तुम में और बड़ी माँ है, क्योंकि मिस्टर चौहान तो काम से बाहर है। और इतना कहकर अहाना रुकी तो माही जल्दी से बोली, और क्या दी। तो अहाना अटकती आवाज़ में बोली, वो तेरे जीजू मतलब मेरा पति, वो भी काम से आउट ऑफ कंट्री है। तो इसका मतलब था पैलेस में उन तीनों के सिवा कोई मौजूद नहीं है। तो वो शख्स कौन था जिसने माही को जबरदस्ती किस किया। यही सोच रही माही के कान में अहाना की आवाज़ पड़ी, तुम यही सोओगी ना माही, या उसी कमरे में। अहाना इससे आगे कुछ बोल पाती। माही जल्दी से बोल पड़ी, नहीं मैं यही सोऊंगी आपके कमरे में। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में घबराहट थी जिसे अहाना भी देख रही थी, पर अब उसने ये सब थोड़ा हल्के में लिया और माही को अपने साथ बेड पर सुलाकर वो दूसरी तरफ करवट लिए। फिर अपने मन में बोली, क्या सच में ये मेरी हरकत से इतना डर गई है या बात कुछ और है। ये सोचते हुए अहाना अपने उन ख्यालों को झटक माही को देखी जो खुद भी दूसरी तरफ मुंह किए खुद में सिमट कर सोई थी। अब अहाना ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए सो जाती है, पर यहाँ माही की नींद उड़ी हुई थी और शायद ही उसे आज नींद आने वाली थी। आखिर वो कैसे सोती, उसके साथ वो सब करने वाला इंसान अभी पैलेस में जो था। पर फिर अहाना की कही बातों का क्या सच में यहाँ उन तीनों के सिवा कोई शख्स मौजूद नहीं है। यही इसी उलझन में फंसी माही अपनी आंखें तेज बंद कर लेती है और तभी एक बार फिर उस शख्स की छुअन उसे याद आ जाती है जिससे माही का बदन फिर सिनहर उठा। वो डर के मारे अहाना के करीब होकर सो गई और बड़ी हिम्मत से खुद को महफूज सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगी। हाईवे। यहाँ रात के वक्त एक गाड़ी तेजी से दिल्ली के हाईवे पर दौड़ रही थी। उस गाड़ी में मौजूद एक शख्स जो बेहद गुस्से में था वो अपने साथ बैठे उस आदमी से बोला, विनय किसने छीना है हमसे ये डील। कहते हुए उस शख्स की आवाज़ में बेहद गुस्सा झलक उठा, जिस पर वो आदमी जो उसका राइट हैंड था वो डरते हुए बोला, सर ये डील मिस्टर मानिक दीवान के नाम हुई है। और बस ये एक नाम सुनकर वो शख्स जो कोई और नहीं अरविंद चौहान थे उनकी मुठ्ठियाँ तेजी से कस गई। तो उनका वो राइट हैंड विनय आगे बोला, सर मिस्टर दीवाना ने ये डील हमसे छीनी है और मुझे पूरा यकीन है उन्होंने इस प्रोजेक्ट डील को ज़बरदस्ती हासिल किया है, जबकि सामने वाले क्लाइंट्स ये ऑफर सिर्फ हमारे कंपनी को देना चाहते थे। लेकिन मिस्टर दीवाना अपने हर काम को ज़बरदस्ती और दहशत जमाकर हथियार लेते हैं और वो ज़्यादातर अपने इसी शख्सियत के लिए जाने जाते हैं। विनय की एक एक बात अरविंद जी के फेस पर डार्क एक्सप्रेशन लेकर आ रहे थे। वो मन ही मन बेहद नफरत से बोले, मानिक दीवाना आज तुमने ये साबित किया है कि तुम सिर्फ अपनी माँ की पैदाइश हो, मेरी नहीं। ये कहते हुए उनके चेहरे पर बेहद नफरत से भरे भाव उमड़ जाते हैं।
वही एक होटल रूम के किसी कमरे में एक आदमी पसीने से तरबतर डर से भरा चेहरा लिए अपने सामने बैठे शख्स को देख रहा था। वो आदमी डरते हुए सामने बैठे उस शख्स से बोला जो पीछे सोफे पर लीन होकर बैठा अपनी आंखें बंद कर रखा था, मिस्टर दीवान, जैसा आपने कहा मैंने बिल्कुल वही किया है, अब तो मुझे छोड़ दीजिए। कहते हुए उस आदमी का शरीर कांपने लगा क्योंकि उसके जस्ट साइड में एक डेड बॉडी पड़ी थी और फ्लोर पर खून फैला हुआ था। उस डेड बॉडी के सर से खून जमीन को भिगो रहा था। वही उसके सामने बैठा वो शख्स जो उस आदमी की मौत नजर आ रहा था वो कोई और नहीं मानिक दीवान था। उसके हाथ में एक रोड थी जिसे उसने अभी थाम रखा था और सोफे से पीछे सर टिकाए वो बैठा था। उस हल्के रोशनी वाले कमरे में चिर देने वाला सन्नाटा था और अब उस आदमी के डर से हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट पार्टनर को खो चुका था जिसकी बेरहमी से उसके सामने मौत हो गई थी। वो आदमी मानिक के सामने सर झुकाए खड़ा था। तभी मानिक बोला, मिस्टर कपड़िया, इस डील को मेरे साथ आगे बढ़ाने के लिए जिंदा रहना चाहते हो या अपने इस पार्टनर के साथ ऊपर जाना चाहते हो? उसकी बात पर मिस्टर कपड़िया सीधा उसकी पैर में पड़ते हुए अपने जान की भीख मांगते हुए बोला, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर दीवान, मैं कभी आपके रास्ते नहीं आऊँगा। मानिक अपना सर उठाए उसे देखने लगा और हाथ में पकड़े उस रोड से जो खून से सनी थी उसे मिस्टर कपड़िया के चीन पर रखकर उसका झुका सर जो अपनी कदमों में था उसे ऊपर उठाए बोला, बिल्कुल मिस्टर कपड़िया, आपको जिंदा छोड़ूंगा तभी तो ये डील पूरी होगी और आप थोड़ा समझदार निकले जो मेरे सामने कम जुबान चलाए, वरना आपके पार्टनर के साथ आपकी भी लाश वही पड़ी हुई दिखाई देती। मिस्टर कपड़िया कांपती जुबान से बोल पड़े, नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जाओ, छोड़ दिया, मानिक उसके कहते ही बोला और उस रोड को साइड कर दिया। तभी मिस्टर कपड़िया अपनी जगह से उठा और फुर्ती से लगभग भागते हुए जाने लगा और तभी उसके कान में मानिक के वो डार्क शब्द गूंज गए, उसके पैर अपनी जगह फिर जम गए। आगे से गलती के लिए मौका नहीं दूंगा मिस्टर कपड़िया, सीधे ठोक दूंगा। मानिक की इस बात पर मिस्टर कपड़िया अपना थूक गटक गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने पलटकर जल्दी से ना में सर हिलाए बोला, कोई गलती नहीं होगी मिस्टर दीवान, ये डील आपका हुआ हमेशा हमेशा के लिए। इतना कहते ही वो एक पल ना गवाए वहां से भाग गया। वही मानिक के होठों पर डेंजरस स्माइल तैर गई। वो उस हाथ में पकड़े रोड को अजीब से घुमाते हुए बोला, अभी तो शुरुआत है मिस्टर अरविंद चौहान, एक एक कर मैंने आपसे आपका सब कुछ ना छीना तो मैं भी आपका नाजायज़ औलाद नहीं। ये कहते हुए उसकी वो डार्क स्माइल बिल्कुल कड़वी मुस्कान में बदल गई। वो उस रोड को कहीं कोने में फेंक कर आंखें बंद कर गया और अपनी बाहें सोफे पर फैलाए उसके जहन में कुछ घूम गया। जिस पल वो जहरीली मुस्कान होठों पर लिए बोला, सबसे कीमती चीज़ तुम्हारे घर की इज्जत, उसे भी छीन कर अपना खिलौना बनाऊंगा और तुम्हारे उस सो कॉल्ड खानदान की रेपुटेशन को भी खाक में मिलाकर रख दूंगा। ये कहते हुए मानिक के हाथ की मुठ्ठियां जम गई। तारांकन, क्या मानिक के खतरनाक इरादे लेकर आएंगे अहाना की जिंदगी में कोई तूफान और किसने की माही के साथ जबरदस्ती? क्या माही जान पाएगी उस शख्स के बारे में? गेस इस चैप्टर पर अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी दे दूंगी। सो जिस पल वो जहरीली मुस्कान होठों पर लिए बोला, सबसे कीमती चीज़ तुम्हारे घर की इज्जत, उसे भी छीन कर अपना खिलौना बनाऊंगा और तुम्हारे उस सो कॉल्ड खानदान की रेपुटेशन को भी खाक में मिलाकर रख दूंगा। ये कहते हुए मानिक के हाथ की मुठ्ठियां जम गई। सुबह का वक्त, दीवान मैंशन। विशाखा जी ब्रेकफास्ट पर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वहां कोई भारी कदमों से चलकर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। विशाखा जी सामने बैठे शख्स को देखी जो उनका बेटा मानिक था। मनिका बिना उन्हें देखे अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया और तभी विशाखा जी की आवाज़ उसके कान पड़ी, मैंने सुना कि तुमने चौहानस की डील उनसे छीन ली। मानिक बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देख सीधे बोला, हाँ छीन ली और अब तो बहुत कुछ छीनना है। ये कहते ही वो अजीब मुस्कुराया जिस पर विशाखा जी बोली, अब क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में मानिक? वो गहरी निगाहें उस पर डालते हुए बोली तो मानिक एक नज़र उन्हें देख फिर अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, मिस्टर अरविंद चौहान को बर्बाद करना। और बस ये सुनते ही विशाखा जी की आंखें सख्त हो गई और मुठ्ठियां कस गई। तो वही मानिक जिसने ये नोटिस कर लिया था वो टेढ़ा मुस्कुराए बोला, लगता है प्यार आज भी उतना ही बरकरार है, पर अफसोस ये सिर्फ एक तरफा है। उसकी बात विशाखा जी के दिल को चुभ गई। वो उसी पल अपने चेयर से उठी और वहां से जाने लगी। मानिक उन्हें जाते हुए बिना देखे ही बोला, आपसे सब कुछ छीनने वालों का मैं सब कुछ छीन लूंगा और इसमें अगर खुद आप भी मेरी दुश्मन बनी तो तभी मुझे मंजूर है। ये सुनते ही विशाखा जी के कदम अपनी जगह थम गए। वो पीछे पलट मानिक को देखी जिसकी पीठ उनकी तरफ थी और तभी मानिक अपनी जगह से उठा और एक नज़र विशाखा जी पर डालते हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए बोला, हैप्पी होली मॉम, इस होली आपके ज़िंदगी के रंग छीनने वालों की ज़िंदगी बेरंग होंगी। ये कहते हुए उसकी मुस्कान गहरी हो गई और विशाखा जी बस सुन खड़ी रह गई। आज होली थी, इस बात का उन्हें अंदाजा तक नहीं था और मानिक के कही वो बातें अब उनके दिलो दिमाग में शोर कर गए। वही मानिक अब तक वहां से जा चुका था और विशाखा जी बस उसके कहे बातों के बारे में सोचने लगी। चौहान पैलेस। यहाँ चौहान पैलेस में माही की सुबह एक तेज चीख के साथ हुई। वो सीधा बेड पर उठकर बैठ गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। तब जाकर उसे एहसास हुआ वो अहाना के कमरे में है। माही ने अपना सर पकड़ लिया। उसने फिर वो सपना देखा था जिसमें कोई उसे अपने साथ जबरदस्ती कहीं लेकर जा रहा है। माही इस सपने से परेशान हो चुकी थी।
और तभी फिर एक बार माही के आंखों के सामने वो रात के पल घूम गए और उसकी आंखें एकदम से आंसुओं से भर गई। माही नम आवाज में बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आज ही दी से कहकर यहाँ से चली जाऊंगी। ये कहते हुए वो उठ खड़ी हुई और तभी वहां अहाना आई। उसे देख माही ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। वही अहाना के चेहरे पर अलग ही चमक थी। वो होठों पर मुस्कान लिए माही के पास आकर रुकी और तभी माही कुछ कहने को हुई। जिस पल अहाना अपने हाथ आगे बढ़ाए उसके गालों को रंग से भर दिया। माही तो कुछ लम्हों तक स्तब्ध खड़ी उसे देखने लगी। तो अहाना आगे बढ़कर उसे हक किए बोली, हैप्पी होली माही। ये सुन माही हैरान थी। तभी अहाना उससे दूर होकर बोली, आज होली है माही, और सालों बाद आज तुम्हारी ये पहली होली है हमारे साथ। माही के होठों पर अचानक एक मुस्कान खिल गई। सालों बैंकॉक में रहकर उसने कभी इन त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं किया था और उसे खुद तक याद नहीं था उसने आखिरी होली कब इंडिया में मनाई थी। यही सोच रही माही के कान में अहाना की आवाज़ पड़ी, चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम सब होली सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे हैं। अहाना की बात पर माही खुश हो गई, पर कुछ था जो अभी उसे खुश होने की वजह नहीं दे रहा था। माही ने हाँ में सर हिलाया और वो कमरे से बाहर जाने को हुई। जिस पल उसके कदम अचानक से रुक गए वो कुछ सोचकर अहाना को देख बोली, दी क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर लूँ? ये सुन अहाना को थोड़ा अजीब लगा, पर वो कुछ रिएक्ट ना करते हुए हल्के से मुस्कुराए हाँ में सर हिला दी। अहाना उसे वॉशरूम दिखाए बोली, तुम बात ले लो, मैं तुम्हारे कपड़े मेड के हाथों भिजवाती हूँ। इस पर माही तुरंत हाँ में सर हिलाए वॉशरूम चली गई। वही उसके जाते ही अहाना एक गहरी सांस लिए कमरे से बाहर निकल गई। यहाँ एक कमरे में देवयानी जी बेहद गुस्से में सामने खड़े इंसान को देख रही थी जो उनके सामने सर झुकाए खड़े थे। देवयानी जी उसी तरह क्रोध में बोली, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी अरविंद की वो इंसान तुम्हें मात दे देगा, आखिर तुमसे ये गलती कैसे हो गई? सामने खड़े अरविंद जी उनकी बात पर सर उठाकर उन्हें देख बोले, अब वो कोई मामूली इंसान नहीं है भाभी, उसके किस्से दूर दूर तक फैले हैं, लीगल बिजनेस से लेकर इलीगल काम तक वो करता है, हर तरफ उसकी पहचान सिर्फ खौफ और दहशत से फैला है। ये कहकर वो चुप हो गए और तभी देवयानी जी गुस्से में बोली, यही वजह थी तुम्हें उस औरत से दूर करने की अरविंद, सिर्फ यही कि वो औरत गलत थी और आज उसका बेटा भी हमारे रास्ते आकर उसी की चाल चलन चल रहा है। अरविंद जी के हाथ की मुठ्ठियां कस गई ये सुनकर और कुछ पलों तक वहां गंभीर खामोशी फैली रही। कि तभी वहां फैले सन्नाटे को तोड़ते हुए अरविंद जी बोले, भाभी अमर्त्य कल रात ही इंडिया वापस आ चुका है। ये सुन देवयानी जी हैरत से उन्हें देखी और बोली, फिर वो पैलेस क्यों नहीं आया? इस पर अरविंद जी बोले, वो पैलेस आया था भाभी, पर हम सबसे मिले बगैर ही सुबह निकल गया। देवयानी जी उनकी बात पर दांत पीसते हुए रह जाती है। वो दूसरी तरफ नजरे फेर बोली, अब उसके पास हमसे मिलने तक का वक्त नहीं है, शायद आधे से ज़्यादा बिजनेस को उसके नाम कर हमने बड़ी गलती कर दी। इस पर अरविंद जी बोले, वो बचपन से ऐसा ही है और अब बिजनेस में 90% का मालिक बनकर वो और ज़्यादा बदल गया है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर गुस्सा और बेरुखी झलक उठती है और तभी देवयानी जी बोली, मल्होत्रास की तरफ से होली फंक्शन का इनविटेशन आया है और वो हमारे पुराने फैमिली बिजनेस पार्टनर्स होने की वजह से हमें वहां जाना होगा। इस पर अरविंद जी हाँ में सर हिला दिए और वहां से चले गए और देवयानी कुछ सोचकर खुद से बोली, दो अलग अलग नाम और दो अलग पहचान, जिस बीच एक गहरी वो कड़ी जो दोनों को एक साथ जोड़ रहा है, आखिर इतने अलग होकर वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये कहते हुए उनके फेस एक्सप्रेशन कुछ बदल गए और दो चेहरे उनके जहन में घूमने लगे जो अमर्त्य और मानिक का था। और कुछ ही वक्त में पेलेसे के बाहर बहुत से गाड़ियों का काफिलाना नजर आ रहा था, जिस बीच एक गाड़ी में देवयानी जी और अरविंद जी बैठे थे। तभी पैलेस से बाहर दो लड़कियां आई जो माही और अहाना थी। दोनों बेहद खूबसूरत लग रही थी। अहाना ने पहली बार साड़ी पहना था जो काफ़ी वेस्टर्न लुक दे रहा था, वहीं माही ने सिंपल सा घुटनों तक नीचे एक प्यार सा वन पीस डाला था। सबके कपड़े वाइट रंग के थे क्योंकि आज होली थी और सभी उसी होली फंक्शन में जा रहे थे। अहाना और माही दोनों आकर गाड़ी में बैठी, जिस बीच उन पर देवयानी जी की तेज नजरें जमी हुई थी। सबके गाड़ी में बैठने के बाद उन गाड़ियों की कतार एक एक कर पैलेस से बाहर जाने लगी और कुछ ही पलों में वो सभी गाड़ियां हवा से बातें करते हुए तेज रफ्तार पकड़ लीं। आगे पीछे चल रही गाड़ी में सिर्फ गार्ड्स थे जो उनके सेफ्टी के लिए थे। दिल्ली शहर में क्या पूरे इंडिया में चौहान परिवार का नाम टॉप पर आता था, फिर वो बिजनेस के लिए हो या रुतबे के लिए। कुछ ही वक्त में सभी गाड़ियां एक जगह आकर रुकी। यह एक प्राइवेट प्लेस था जो सिर्फ आज होली के लिए स्पेशली सजाया था। पूरा डेकोरेशन बहुत ही सुंदर और अलग अलग रंग के फूलों से सजाया था। वहां पूरा होली का माहौल फैला था। लोग ज़्यादा नहीं थे पर असली होली तो अब शुरू होने वाली थी। गाड़ियों के रुकते ही सबके कदम अंदर बढ़े। उनके स्वागत में मल्होत्रा परिवार खड़ा था। देवयानी जी अहाना को गर्व से सबको मिलाते हुए बोली, ये है हमारे घर की एकलौती बहू। ये सुनकर अहाना के होठों पर भी घमंड वाली मुस्कान आ गई। तो वही सबको टिमटिमाते आंखों से देख रही माही कुछ लोगों के नज़रों में आई, जिसे लोग अलग नज़र से देखने लगे, पर चौहान परिवार के साथ खड़े होने की वजह से सबकी नज़रें झुकी हुई थी। सब लोग अंदर आए और होली फंक्शन स्टार्ट हुआ। इस बीच माही अहाना के साथ ही थी। अहाना ने अभी तक किसी को भी खुद को रंग लगाने नहीं दिया था। वो दोनों बिना रंगों के कोरी खड़ी बस उस फंक्शन में लोगों को देख रही थी जो जमकर एक दूसरे पर रंग फेंकते हुए होली खेल रहे थे।
पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अहाना और माही को रंग लगाए, क्योंकि वो जिस परिवार से आई थी वहां से लोग दूर रहना ही अपना भलाई समझते थे। माही उन उड़ते रंगों को देख होठों पर प्यारी मुस्कान लिए अहाना से बोली, ये सब कितना अच्छा लग रहा है नादी, इतने साल बैंकॉक में रहकर इन त्योहारों को तो मैं जैसे भूल गई थी। माही की बात पर अहाना स्माइल किए बोली, हाँ अब आ गई हो ना तो खूब एंजॉय करो। इस पर माही मुस्करा दी तो अहाना थोड़ा यहाँ वहाँ देख माही से बोली, माही मैं ज़रा वॉशरूम होकर आती हूँ, तुम यहीं रुको। माही हाँ में सर हिला दी तो अहाना वहाँ से चली गई। वो हर तरफ देखते हुए जा रही थी, चलते हुए कदम उसके बहुत दूर आ गए जहाँ पार्टी प्लेस खत्म हो रहा था और उस छोटे लेकिन अलीशान घर की तरफ अहाना जाने लगी। इस बीच कोई था जो उसका पीछा कर रहा था, पर इन सबसे अनजान अहाना उस घर के अंदर चली गई। वो घर गेस्ट के लिए ही अरेंज किया था, पर इस वक्त वहाँ कोई नहीं था, सब बाहर थे और अब बाहर लाउड म्यूजिक भी ऑन हो चुका था। अहाना चल रहे गाने को गुनगुनाते हुए जा रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो उसी पल पीछे पलटी, पर वहाँ कोई नहीं था। अहाना कुछ सोचकर अपना सर ना में हिलाए फिर आगे बढ़ गईं। वो वॉशरूम जाने के लिए एक कमरे में इंटर हुई, जिस पल उसके कान में डोर बंद होने की आवाज़ पड़ी और अहाना के कदम अपनी जगह थम गए। वो धीरे से पीछे पलटी और सामने देख अहाना का तन बदन कांप उठा। क्या रंग लाएगी मानिक की ये नफरत, और कौन सी वो गहरी कड़ी है जो उसे अमर्त्य से जोड़ रहा है। वॉशरूम जाने के लिए एक कमरे में इंटर हुई, जिस पल उसके कान में डोर बंद होने की आवाज़ पड़ी और अहाना के कदम अपनी जगह थम गए। वो धीरे से पीछे पलटी और सामने देख अहाना का तन बदन कांप उठा। वो आंखों में खौफ लिए उस शख्स को देखने लगी जो कोई और नहीं बल्कि मानिक था। अहाना फिर एक बार उसे अपने सामने देख डर से भर उठी। वो कांपती आवाज़ में बोली, ततु तुम यहाँ कैसे। कहते हुए अहाना घबराकर कदम पीछे खींचने लगी। वही उसके सामने खड़ा मानिक वाइट कुर्ता और पजामा पहने बेहद हैंडसम लग रहा था, पर उसके डार्क फेस एक्सप्रेशन उसे सबसे अलग बना रहे थे। मानिक अहाना के डर से भरे खूबसूरत चेहरे को गहरी निगाहों से देखते हुए उसके पास आने लगा। उसे करीब आते देख अहाना की धड़कनें तेज हो गई। वो और तेजी से कदम पीछे लेते हुए वॉशरूम के डोर से जा लगी। मानिक अभी उसके करीब बढ़ रहा था और तभी पीछे डोर से लगते ही अहाना और घबरा गई। उसी पल वो बड़े फुर्ती से वॉशरूम का गेट खोल अंदर जाकर डोर लगाने को हुई, जिस पल एक हाथ डोर पर आकर फंसा और अहाना की कोशिश नाकामयाब रह गई। डोर पर हाथ लगाए खड़ा मानिक उसी पल झटके से वॉशरूम का गेट पूरी तरह खोल दिया और अहाना 2-3 कदम पीछे हट गई। वो आंखें बड़ी किए रह गई और मानिक वॉशरूम के अंदर आते हुए फिर उसके करीब बढ़ने लगा। अब अहाना खुद को हर तरफ से उसकी कैद में फंसते देख डरते हुए बोली, डोंट क्लोज विथ मी, वही रुक जाओ। वही मानिक पर जैसे उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा और तभी वो अहाना के बिल्कुल पास आकर उसे सीधा वही दीवार से लगा दिया। अहाना का दिल धक्का रह गया। वो आंखें फैलाए उसे देखती रही और मानिक उसके गोरी पतली कमर में हाथ डाल उसे खुद से सटा लिया। अहाना स्तब्ध रह गई। वही मानिक उसके कमर पर पकड़ कसते हुए उसके एक हाथ को पीछे दीवार से बुरी तरह मसल दिया। अहाना कराह उठी तो मानिक उसके गर्दन और कंधे से झुककर उसके बदन से उठ रहे खुशबू को अपने अंदर समाने लगा। वो उसे सूंघने लगा। इस एहसास से अहाना बुरी तरह सिन्हर उठी। वो हिल तक ना पाए और पल पल मानिक की पकड़ अहाना पर कसती गई। वो अहाना के कान पर झुका और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो दिलरुबा, आज ये कायमत हुस्न मुझे गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहा है। कहते हुए उसके होंठ अहाना के एलोब को छुए, जिस पल अहाना कांप उठी, पर अगले ही पल उसकी एक चीख निकल गई क्योंकि मानिक ने उस जगह उसे काट लिया। अहाना सिसक उठी, उसकी पलकें एक तरफ झुक गई और सांसें भी असामान्य होने लगी। मानिक उसके कमर को कसकर दबाते हुए उसकी झुकी पलकों को देख बोला, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिलरुबा है, एक दिलरुबा है। कहते हुए उसकी आवाज़ बेहद डार्क थी और अहाना के कान में वो इस कदर चिर गए कि वो नज़रें उठाए उसे देख लीं। दोनों की नज़रें मिलते ही मानिक की आंखें बेहद तड़प उठी, एक अजीब सी तड़प बेकरारी जिसे अहाना शायद ही कभी समझ पाए। अहाना की नम आंखें उसे नफरत और तेश में देख रही थी, वही मानिक उसे अलग अलग जज्बात लिए देख रहा था। अहाना उसके करीबी से घुटती आवाज़ में बोली, तुम्हारी करीबी तुम्हारा होना मुझे सिर्फ खटता है और यह हक तुम्हें बिल्कुल नहीं कि तुम किसी शादीशुदा औरत के करीब आओ, उसे अपने गंदे हाथों से छुओ। कहते हुए अहाना की बातों में गुस्सा झलक उठा तो वही मानिक ये सुन बस उसे देखता रहा और एकदम से उसकी कमर को उसी जगह मसलते हुए बेहद सर्द आवाज़ में बोला, ये शादी तुम्हारे बर्बादी है अहाना, मैं तुम्हें इस कदर अपना एहसास दिलाऊंगा कि तुम खुद अपने शादीशुदा होने पर अफसोस करोगी। कहते हुए उसके होंठ सीधे अहाना के होठों से जा मिले और अहाना उसकी हरकत पर बिल्कुल जम गई। वो अहाना के होठों को चबाने लगा और अहाना अपने होश में आते हुए उसे खुद से दूर धकेलने लगी, लेकिन उसकी कोशिश बेकार थी। मानिक उसके हाथों पर पकड़ जमाए उसे दीवार और खुद के बीच पूरी तरह फंसा लिया था। मानिक बेदर्दी से उसको चूमने लगा। अहाना दर्द से सिसक उठी। मानिक उसके होठों को अपने दांतों तले दबाने लगा और अहाना के होठों से खून निकलने लगा जो अब मानिक के मुंह में घुल रहा था। वो अहाना पर पूरी तरह फोर्स लगाए उसको चूमते हुए बाइट भी करने लगा। अहाना की दर्द भरी चीखें उसके मुंह में ही घुटती रही, गालों पर आंसू बह गए। वो खुद को उससे बचाने में असमर्थ हो गई।
वही मानिक उसके होठों की हालत खराब करने पर तुला था, शायद ये उसका इश्क था या दीवानगी, लेकिन जो भी हो अहाना बेहिसाब दर्द में थी। वो अब तक बिना रुके उसे किस करता रहा, पर अब अहाना की सांसें उखड़ने लगी, वो सांस तक ना ले पाए, इस कदर मानिक के होठों का कब्जा उस पर जमा हुआ था। उसी पल अहाना पूरा स्ट्रेंथ लगाए उसे खुद से दूर धकेल दी और मानिक की पकड़ एक पल के लिए अहाना पर ढीली हुई थी, जिस मौके का फायदा उठाया अहाना खुद को उससे छुड़ा लिया। अहाना बुरी तरह सांसें लेने लगी, वही उससे कुछ कदम दूर हटकर खड़ा मानिक अपने होठों को अंगूठे से रब करते हुए उसे देखने लगा। अहाना उसे घिन और नफरत से देखने लगी, वही मानिक के होठों पर अजीब मुस्कान थी, शायद वो यही देखना चाहता था। अहाना अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए उसे फिंगर दिखाए बेहद गुस्से में बोली, बार बार हर बार मेरे करीब आने की हिम्मत करते हो, ये जानते हुए कि अब मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, आखिर कितने गिरे हुए इंसान हो तुम, छी। कहते हुए अहाना घिन से भर उठी, वही मानिक की मुस्कान उसकी बात सुन और गहरी हो गई। वो फिर एक दफ़ा अहाना के करीब आया, जिस पल अहाना हाथ आगे बढ़ाए उसे अपने पास आने से रोक दी, पर वो नहीं रुका। उसने फिर एक दफ़ा अहाना के दोनों हाथ कसकर उसकी पीठ से लगा दिया। अहाना दंग रह गई। मानिक उसके होठों पर झुका और बोला, मेरी हद अब तक तुमने देखी ही कहाँ है, तुम्हारे लिए मैं हर हद तक गिर सकता हूँ, चाहे तुम शादीशुदा हो, पर तुम पर और तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक रहेगा, सिर्फ मेरा। कहते हुए उसकी आवाज़ बेहद कठोर हो गई और अहाना एकटक उसकी आंखों में देखती रह गई। वो मानिक के आंखों में देखते हुए ही बोली, शादी के बाद एक लड़की का जिस्म सिर्फ उसके पति का होता है और मेरे जिस्म पर भी सिर्फ मेरे पति का हक है, तुम्हारा नहीं। उसी पल मानिक की एक हंसी वहां गूंज गई और उसे इस तरह हंसते देख अहाना और चौंक गई वही, और तभी वो अपनी हंसी को एकदम से एक सर्द एक्सप्रेशन में बदलते हुए उसकी पीठ पर पकड़ कसते हुए बोला, शादी? तुम शादीशुदा हो? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज भी तुम्हारे होठों का स्वाद वही है जो पहले था, जिन्हें सिर्फ मैंने छुआ और महसूस किया, तुम और तुम्हारा बदन किसी का छुआ नहीं है सिवाय मेरे। उसकी बातें सुन अहाना की आंखें फटी रह गई, आखिर वो इतना यकीन से सच कैसे बोल सकता है। हाँ, ये बात सच थी कि मानिक के सिवा और कोई उसके इतना करीब नहीं आया था, और अमर्त्य से शादी के बाद तो अहाना ने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। अहाना हैरानी से लड़खड़ा कर बोली, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं किसी और की अनछूही हूँ? मानिक होठों पर अजीब मुस्कान लिए उसे झटके से दीवार की तरफ पलट देता है और उसे खींचकर वही दीवार से लगा देता है। अहाना का मुंह दीवार और उसके बीच फंस गया। वो छटपटा उठी, वही मानिक उसकी पीठ पर अपना सर रख बेहद धीरे से मगर भारी आवाज में बोला, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है अहाना, ये जिस्म ये रूह आज भी सिर्फ मेरी है, और रही बात तुम्हारे शादी और पति की, तो उसे जिस दिन तुम देखोगी उस वक्त पहला ख्याल तुम्हें मेरा आएगा, सिर्फ मेरा। और अब ये सुनकर तो अहाना दंग रह गई। मानिक को ये बात पता थी कि अहाना ने कभी अपने पति को नहीं देखा, फिर करीब आने की बात तो बहुत दूर की थी। अहाना उसकी हर एक बात से शौक में थी। उसे कुछ ना कहते देख मानिक उसके कान में आकर बोला, तुमसे जुड़ी हर चीज़ की खबर है मुझे, ये नज़रें तुम पर हर पल रहती है, और ये मत सोचना मुझसे कुछ भी छुपा है, क्योंकि जिस दिन एक सच बाहर आएगा ना, उस वक्त तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अहाना अब उसकी कही बातें समझने में नाकामयाब थी। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए गुस्से में बोली, मुझे कभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन मानिक उसे कसकर पकड़े गर्दन पर झुककर बोला, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा दिलरुबा। कहते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई, वही अहाना तो बस उसकी पकड़ में फड़फड़ाने लगी। उसकी कोशिश को देख मानिक झटके से उसे अपनी तरफ पलट दिया और एक बार फिर वो उसके चेहरे पर झुक गया। अहाना अपने हाथ उसके चेस्ट पर रख उसे दूर रखने की कोशिश करने लगी, तो मानिक अपने कलाही को देखते हुए उसे वही दीवार पर जोर से मार दिया। उसकी हरकत से अहाना शौक रह गई और कसकर आंखें मींज लीं। वही मानिक जिसने बेहद तेजी से अपने हाथ दीवार पे दे मारा था, वहां उस वॉल पर लगी फर्श का काना साइड था, जिस वजह से उसके हाथ पर गहरा जख्म लग गया, हाथ से खून बहने लगा। अहाना जो आंखें बंद किए डर से कांप रही थी, उसे अपने गालों पर कुछ गिला महसूस हुआ, और उसी पल अहाना के कान में मानिक की गहरी आवाज पड़ी, होली मुबारक हो दिलरुबा। अहाना की आंखें झटके से खुल गई और आंखें जाकर मानिक से मिली। वो अहाना के गालों को अपने हाथ से निकल रहे खून से रंगते हुए उसके गर्दन तक आ जाता है। अहाना की नज़रें जब उससे हटकर उसके हाथ पर जाती है, उसकी आंखें फैल जाती है। वो खून नीचे रिसते हुए उसके एक गाल को भीगा चुका था। अहाना उसी पल उसका वो हाथ पकड़ डरते हुए बोली, ये क्या किया तुमने, कितना खून बह रहा है? मानिक अपने खून से उसके गालों पर रंग सजाते हुए उसकी आंखों में देख बोला, आज होली है और मैं तुम्हें किसी रंग से नहीं रंगना चाहता था। ये खून मेरे पागलपन का सबूत है तुम्हारे खूबसूरत गालों पर। अहाना उसकी हरकत और बातों से शौक रह गई। और किस पागलपन दीवानगी की हद को तोड़ेगा मानिक? क्या अहाना कभी समझ पाएगी उसके जज्बात?